कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन आप लोगों को पढ़ाया था और डिफरेंशिएशन का सर्टेन क्वेश्चंस जो है, कितने बच्चों ने जो आप लोगों को शीट मिली हुई है उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? How many people have attempted the questions of sheet? तो उनमें से कोई अगर आपको डाउट्स होंगे तो वो आप बाद में पूछ सकते हो. लेट मी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. इंटीग्रेशन. आज हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं. तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. वही जैसे हमने आपको बताया कि कोई y है, उसका dy by dx हम लोग निकालते हैं. अगर y बराबर x की पावर n है तो dy by dx इज n इंटू x की पावर n माइनस 1. लेकिन अगर y बराबर x की पावर n है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y dx. देखो जैसे यहाँ पे सिंबल होता था डिफरेंशिएशन का, क्या होता था? d by dx of y is dy by dx, राइट? यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन dx, ये साइन है और यहाँ पे dx लगा हुआ है, उसके बीच में y को लिखते हैं. ये d by dx क्या होता था? डिफरेंशिएशन. दिस वाज डिफरेंशिएशन. और ये साइन और साथ में dx लगा हुआ है, दिस पुट टुगेदर, और उसके बीच में y लिखा हुआ है. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. एंड इंटीग्रेशन इज a reverse process of differentiation. Integration is reverse process of differentiation. जो काम डिफरेंशिएशन करता है इंटीग्रेशन उसका बिल्कुल उल्टा कर देता है, या डिफरेंशिएशन जो करता है इंटीग्रेशन उसका इफेक्ट नलीफाई कर देता है. तो हमारे पास मान लो अगर x की पावर n को हमें इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला विल बी लुक लाइक x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास x की पावर 2 है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है. दिस विल बिकम x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट. ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे d by dx
डिफरेंशिएशन का सिंबल है दिस इज along with this dx is the symbol of integration. x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है n x की पावर n minus 1. x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो आता है x की पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. तो x की पावर 2 को इंटीग्रेट किया तो क्या आ रहा है x की पावर 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1. x की पावर 3 upon 3 plus constant. अब ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है? Why are we getting constant here? This can be explained with the help of simple logic. आप लोगों को याद होगा जब हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाया था आपको, तो we told you that derivative of a constant function is always 0. तो अगर हम इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करें x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट को, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? d by dx of x cubed by 3 plus constant. This will become equal to 1 by 3 d by dx of x cube plus d by dx of constant. This will become 1 by 3. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0. 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर. तो यू कैन सी कि हमने x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया था, तो हमारे पास क्या है? x की पावर 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यहाँ पर x क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट. सिमिलरली यहाँ पे तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसको कभी भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट यू विल गेट फाइनली इज 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0. ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट वी गेट 0. तो व्हेनेवर वी डू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन अभी हम कर रहे हैं वो कैसे इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है. तो व्हेनेवर वी डू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वी ऑलवेज गेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग विद द इंटीग्रल. ये कहलाता है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इंटीग्रेंड. जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेंड, और जो इंटीग्रेट होके आती है जो चीज, इसको कहते हैं इंटीग्रल. ये क्या है? इंटीग्रल. ये इंटीग्रल. जिस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो है इंटीग्रेंड, और जो इंटीग्रेट के बाद आ रही है. हाँ बोले. So what does integration shows? What does integration show? You never asked this question when we are showing differentiation. What does differentiation shows? क्या नाम है आपका? एकता. हाँ एकता बताओ. डिफरेंशिएशन के टाइम पे पूछा था आपने? No sir, but it used to show us a slope ना. हाँ. So what will integration show? Integration shows area under curve. If we write, let's say limits a to b, this is y is equal to fx. So this expression a to b fx dx represents the area under this curve within the limits a to b. Area under curve. But this is definite integration. Here we have lower limit, here we have upper limit. But right now what we are doing is called indefinite integration. And indefinite integration does not have any geometrical meaning. Unless you put lower limit and upper limit, it does not have any geometrical meaning. So integration is a reverse process of differentiation. Or you can say integration is nothing but summation, a type of summation, but it is what kind of summation? It is infinite summation. Integration is a summation type of thing. It is infinite summation.
Right. Please try to avoid using chat unless very much necessary. Avoid using chat. Simply unmute and say whatever is your doubt. That will be a much better, effective way of communication. Otherwise, what is happening? One person is asking the question, another person is answering on my behalf. Even me not knowing about it. तो कृपया करके चैट बॉक्स का यूज कम से कम करें, अनलेस बिल्कुल भी मेरे तक आपकी बात ना पहुंच पा रही हो तभी करें. Otherwise, prefer mute unmute button, say your thing, and then we can proceed further. तो कितने बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन इज अ समेशन इनफाइनाइट. इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. Integration is also known as reverse process of differentiation. Reverse process of differentiation. Blue hands. I don't want again chat box. Blue hands. Simply show blue hands. Again, some people are preferring to write in chat box. Do you know how to send me the blue hands or thumbs up? Blue hands. कितने बच्चों को अब से आप कितने दिन से क्लास अटेंड कर रहे हो? You don't know how to raise the blue hands. I'll tell you the method of sending the blue hands. अजी प्रेम सर, आपने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों को कि ब्लू हैंड्स कैसे सेंड करना है? कौन है क्लास में? हाँ, I think most of the people have sent it now. अभी भी आरुषि गुप्ता, अभय कुमार, इन लोगों ने ब्लू हैंड नहीं भेजा है. अजय सिंह तोमर, अंकुश अग्रवाल. ठीक है. नाउ आई वुड प्रेफर कि हाँ आप लोग ब्लू हैंड सेंड करें द मोमेंट आई आस्क इट, और अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क. So integration is a reverse process of differentiation. n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? n कैन नॉट बी -1. अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि x की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1. तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 0/0, which is not defined. So this will become wrong. इसलिए x की वैल्यू, x की पावर -1 अलाउड नहीं है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दिस क्वांटिटी is 1/x dx, which is also integration is log mod x plus constant. क्योंकि log का आपको डेरिवेटिव याद है क्या होता था? log का डेरिवेटिव मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. log का डेरिवेटिव इज 1/x. So you try doing these questions: x to the power -2/3 dx, x to the power 4/5 dx,
x की पावर 9 dx x की पावर 7/4 dx। सब लोग इसका इंटीग्रेशन करके दिखाएं। ठीक है, let us start doing these simple questions using this basic formula। इसका क्या होगा, this will become x की power -2/3 plus 1 divided by -2/3 plus 1 plus constant। This will become x की power 1/3 divided by 1/3 plus constant। This will finally become 3x 1/3 plus constant आंसर। कितने बच्चों का ये आंसर आया पहले वाले का? How many people got this answer? Blue hands. I want blue hand। बच्चों को blue hand बनाना आता है? आधे बच्चों ने ब्लू हैंड्स भेजे हैं, आधों ने नहीं भेजे। चैट में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चैट नहीं भेजनी है, सिर्फ ब्लू हैंड्स भेजने। कि कर लिया है या नहीं किया है वो आपको बताना है, ब्लू हैंड्स। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। नाउ द सेकंड वन, x की पावर 4/5 dx integral will become x की पावर 5 plus 1 divided by 4/5 plus 1। प्रेम सर मीटिंग में है? ये है सेकंड वाले का आंसर। x की पावर 4/5 dx का आंसर है ये, x की पावर 9/5। भाई प्रेम सर देखना किसी का अनम्यूट हो गया बीच में। आर्यन सिंह का अनम्यूट है, आर्यन सिंह का।
आर्यन सिंह को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आर्यन सिंह? यस सर। बेटा आपको पता है कि आपका माइक अनम्यूट है? सर म्यूट नहीं है सर। अब किया है सर मैंने। आपको पहले क्यों नहीं किया था? अभी भी अनम्यूट है। नहीं सर, बोलने के लिए किया है सर अनम्यूट। सर वो आर्यमान भटनागर था। लविशा वर्मा, हेलो। बच्चों को तुम नहीं देख पा रहे तो किसी और को बिठा लो इस पे। बीच बीच में बच्चों का अनम्यूट हो रहा है। फिर आर्यन सिंह है, उसका है, लविशा वर्मा है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ किसी और को बिठा दो, मतलब कोई और कर लेगा इसको। कोई और बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है इस पे? नहीं, वो रहने दो, फिर उसको मेरे को दिक्कत होगी ना क्लास में। वो मेरे को फिर मेरे बच्चों को ये चैट कर करके भेजते रहते हैं, जिसके मन में जो आता है वो चैट कर करके भेजता है। x की पावर 10 upon 10 plus constant. This will become x की power 7 upon 4 plus 1 upon 7 by 4 plus 1 plus constant. X की power 11 upon 4 divided by 11 upon 4 plus constant. This will become 4 upon 11, x की power 11 upon 4 plus constant. And that's the answer. तो कितने बच्चों ने आप में से चारों क्वेश्चन खुद से सही कर लिए थे? All people who could do all the 4 questions on their own correctly. चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस थिंग। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। वे इंटीग्रेशन में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें कराते हैं। बाय नाउ आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो, पूछो। सर अपन ने थर्ड वाले में 10 नीचे नहीं लाए। कौन x की पावर, हाँ ये वाला। हाँ सर लेकिन उसकी फोर्थ वाले में अपन ने क्यों करा? नहीं, इसमें भी तो किया है ना 9 plus 1, x की पावर 9 plus 1 डिवाइडेड बाय 9 plus 1, तो 9 plus 1 10 हो गया। बट सर फोर्थ वाले में 4/7 नीचे आया था ना। इट्स 7 by 4 plus 4/11 1 हुआ, नीचे 7 by 4 plus 1 हुआ। 7 by 4 plus 1 11 by 4 हो गया। 11 by 4 को उल्टा करके लिखोगे तो 4 upon 11 हो जाएगा ना। 4 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे रह जाएगा। अच्छा ओके सर, राइट। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछ लो। Anyone wants to ask? चलो तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। सर हाँ बोलो। सर वो जैसे x की पावर 10/10 है, वो 10 को अपन जैसे 4/11 जैसे क्यों नहीं लेके गए? यहाँ पे ये a upon b था, ठीक है। यहाँ ओके पे और 11 upon 4 divided by 11 upon 4 था। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी थी कि 1 upon 1 divided by 11 upon 4 है, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अगर इसके केस में आप करोगे भी ऐसा तो क्या बनेगा? ये तो 1 upon 10 ही रहेगा। इसमें तो ऐसा कुछ यस चांस नहीं है। ओके राइट, जहां पे चांसेस थे वहां पे कर दिया। राइट, ठीक है। तो कुछ और सवाल आपको दिए जा रहे हैं इंटीग्रेशन के, तो करके दिखाइए। आपके
असाइनमेंट के सवाल है। फर्स्ट का सी, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। अब रूल इसमें सेम लगेगा। अगर किसी दो फंक्शंस के समेशन का आपको इंटीग्रेशन करना है, if you want to integrate, basic rules क्या रहेंगे? Basic rules will remain same. What are the rules? Rules is f plus g का इंटीग्रेशन करना है, तो this is same as f dx plus g dx। अगर आपको कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हो रहा है, f dx हो रहा है यहाँ पे, तो this is same as k times f dx। ये दो रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो अगर हम इन रूल्स को यूज करें तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 x dx प्लस 1 dx। कितने बच्चों को ये स्टेप समझ में आ रहा है? ब्लू हैंड्स। हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? जो ये रूल यूज करके कि अगर f प्लस जी है, f माइनस जी है, तो हम इंटीग्रेशन को स्प्रेड कर सकते हैं। सर सर -2x, तो 2 तो x का कोफिशिएंट है ना? राइट। तो x 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर। तो यहाँ पर अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने उसका क्या किया? इंटीग्रेशन के बाहर लिया या नहीं लिया? यस सर। तो वही काम कर दिया। इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है? x के रेस्पेक्ट में। तो हम चाहेंगे एवरीथिंग टू बी एक्सप्रेस्ड इन द पावर्स ऑफ x। x का स्क्वायर है x की पावर 1 है, x की पावर 0 है। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज x की पावर 2 plus 1 divided by 2 plus 1, x की पावर 1 plus 1 divided by 1 plus 1, x की पावर 0 plus 1 divided by 0 plus 1 plus constant। कितने बच्चों को स्टेप समझ में आ रहा है? ब्लू हैंड्स। तो दिस थिंग विल बिकम x की पावर 3 upon 3 minus 2 x square upon 2 x की पावर 1 upon 1 plus constant 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। we will have x cube upon 3 minus x square plus x plus constant as the answer। सर हाँ बोलो। सर अगर कांस्टेंट 2 होता तो? कांस्टेंट 2 होता है यहाँ पर ना, यस अगर सर। 2 होगा 2 dx, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेंगे 2 into 1 dx, और 1 को फिर से हम x की पावर 0 लिख लेंगे। तो ये 2 बाहर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने भी किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। ओके सर। क्लियर? यस। अभी जैसे स्टार्टिंग में एकता ने पूछा था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली, या मतलब उसका मीनिंग क्या है। जैसे डेरिवेटिव को आपने बताया, मतलब डिफरेंशिएशन को बताया था आपने, टेंजेंट का स्लोप होता है। वैसे इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। तो अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 0 to 1 x square minus 2x plus 1 dx होता, तो हम क्या करते? तो हम ये करते कि जो भी इसको इंटीग्रेट करने के बाद आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये पूरा आ रहा है, तो इसको हम यहाँ लिखते x cube upon 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पे एक बार बना के यहाँ लिख देते 0, यहाँ पे लिख देते 1। ये दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट,
this is called upper limit, lower limit, and this is called upper limit. और जहां पे लिमिट्स होती है वैसा इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। तो रिमेंबर, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा कब आएगा? जब लिमिट्स नहीं है। जब लिमिट्स हैं तब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। सिंपली इसको इंटीग्रेट करके जो क्वांटिटी आती है वो, और उस क्वांटिटी में पहले हम x के प्लेस पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 1, और फिर x के प्लेस पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे। सब्स्टिट्यूट 1 इन प्लेस ऑफ x माइनस सब्स्टिट्यूट 0 इन प्लेस ऑफ x, ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट से अपर लिमिट, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, सिर्फ अपर लिमिट आएगी और लोअर लिमिट आएगी। कितने बच्चों को समझ में आ रही है ये बात? डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट में डिफरेंस। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में देयर विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई लिमिट विमिट नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी चीज आती है उसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस उसी चीज में लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1 था, इसी चीज को इंटीग्रेट करना था इंडेफिनिट, तो हमने नॉर्मली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके ये आंसर लिख दिया। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी था। लेकिन अगर यही सवाल डेफिनेट इंटीग्रल में होता, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती, तो उस केस में इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जो क्वांटिटी आ रही है उसमें अपर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात? इंडेफिनिट और डेफिनेट में डिफरेंस। इंडेफिनिट सर अपर लिमिट का लोअर लिमिट से बड़ा होना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, नॉट नेसेसरी। जो भी वैल्यू होगी वो अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट की जाएगी माइनस जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी वो लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की जाएगी। अपर माइनस लोअर, ये सीक्वेंस हमेशा सही रखेंगे, यही रखेंगे कि अपर को पहले सब्स्टिट्यूट माइनस लोअर को बाद में सब्स्टिट्यूट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपर जो है बड़ी होगी लोअर छोटी होगी। अपर छोटी हो सकती है, लोअर बड़ी हो सकती है। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो? सर जैसे हमारे पास 2 लिमिट दे सकते हैं एक इंटीग्रेशन पे, जैसे 0 से 1 तो है ही, और हम फिर 2 से 3 और ले लें इसके ऊपर। इसके ऊपर नहीं, अलग से ले सकते हैं। मतलब इसी का आप एक बार 0 से 1 ले लो, फिर दूसरी बार में आप 2 से 3 ले लो, तीसरी बार में आप 5 से 6 ले लो, एक बार में आप 10,000 से 20 करोड़ ले लो। बिकॉज अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई फंक्शन है और उसका एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हो, तो उसमें लोअर लिमिट एक कुछ रहेगी, अपर लिमिट कुछ रहेगी, तो 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। एरिया अंडर कर्व का आप 2 लिमिट के बीच में निकाल सकते हो ना। अरे बस में ओके सर। आप 3 दे भी दोगे तो उसका मतलब क्या होगा? डजंट मेक एनी सेंस। और पूछो बेटा, कुछ और दिमाग में आ रहा पूछने लायक? हाँ सर, जो इसकी यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर स्केल के ऊपर डिपेंड करेगी ना, एरिया है। हाँ ओके सर, बिल्कुल सही बात। इस पे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन दोबारा बता दीजिए। ये कौन ने पूछा? सर मैंने, सर सौरभ। नाम क्या है? सर शुभम? सौरभ। सौरभ क्या आगे? सर सौरभ। हाँ सर सौरभ सिंह। सर सिंह। सौरभ सर। सिंह। डेफिनेट इंटीग्रेशन दोबारा से बता दीजिए। इनडेफिनेट समझ में आया सौरभ आपको? सर वो आ गया। हाँ, इनडेफिनेट पे क्या समझ में आया? मतलब इसका इनडेफिनेट जो किया है ये कैसे आया? थोड़ा सा अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। सर इसमें हमने कांस्टेंट लिया है सर। सर इसमें कांस्टेंट लिया, कोई वो लिमिट नहीं है सर। में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। उसके अलावा जो किया है इसमें वो थोड़ा सा बोलो अपने शब्दों।
सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ किया था सर, ये तो सर आ गया मुझे एकदम। मैं तभी आ गया, तभी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे समझ में आया, मैंने कैसे समझाया, और आप कैसे, अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे बोलोगे, बोल के बताओ। सर इस वाले क्वेश्चन में हमने सर इस वाले क्वेश्चन में हमने पेयर्स में लिया है, पेयर कर। पेयर कहाँ दिखाई, मुझे तो यहाँ पे कोई पेयर दिखाई नहीं दे रहा। इसका सर इंटीग्रेशन, बांटा है सर। हाँ इसको एक्सप्लेन करो कि मतलब कि क्या किया है। सर पहले हमने x² - 2 को ले लिया एक साइड, फिर अगले में सर x को ले लिया, और सर फिर 1 को ले लिया। फिर सर इनका इंटीग्रेशन कर दिया सर, जो नॉर्मल हमारे पास फॉर्मूला है xn+1/n+1। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर भी सेम आपने काम किया, ये वाला, ये काम तो सेम किया है। यस यहाँ सर, पे आपने क्या किया था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया था, यस सर, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं थी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। कि आप इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव तो हमेशा 0 हो जाएगा, यस सर, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो 0 होता है इसका। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव x² आ जाएगा। यस सर, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। यस सर, यहाँ पे कोई लिमिट का चक्कर नहीं था, तो इसको बस यहीं पे छोड़ दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया, यही हमारा आंसर। यस सर, लेकिन अगर ये लिमिट दे रखी है तो हम सिर्फ इतना से चेंज करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसको एज इट इज लिखेंगे, बिना कांस्टेंट साइन के, कोई कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे। और जो लोअर और अपर लिमिट ऐसे सिंबल के साथ दे रखी थी जो कि इंटीग्रेशन का सिंबल है, वहां पे एक लंबा सा खंबा खड़ा कर देंगे, खंबे के नीचे अच्छा, 0 लगा देंगे, खंबे के ऊपर 1 लगा देंगे, अच्छा सर, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर हाँ। लोअर लिमिट। और उसमें से लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके घटा देंगे। यस सर, आ गया। सर बोलो। सर जैसे हमने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, फिर हमारे पास इंटीग्रल आया, तो सर अगर है ना हम है ना लिमिट उसकी डोमेन से बाहर ले लेंगे तो फिर वो वैलिड होगी क्या नहीं, इंटीग्रेशन? लिमिट हमेशा उसकी डोमेन में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा कहा कि कोई फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, और एक लिमिट आपने यहाँ ले ली, एक लिमिट आपने यहाँ ले ली, और फंक्शन सिर्फ यहीं से यहीं तक जा रहा है, तो इसका कोई सेंस नहीं रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे फंक्शन मौजूद ही नहीं है। डोमेन का तो मतलब इसकी डोमेन तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगी, जहाँ पे फंक्शन प्रेजेंट है वहां पे डोमेन होगी। तो आपको नहीं लोअर और अपर लिमिट हमेशा उसकी डोमेन के अंदर ही लेनी पड़ेगी। नहीं सर, फंक्शन की डोमेन तो है लेकिन अगर उसका इंटीग्रल निकाले उसकी डोमेन नहीं है तो ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो फंक्शन के इंटीग्रल की डोमेन है वो फंक्शन की डोमेन से बाहर नहीं जा सकती, वो हमेशा उसके अंदर ही रहेगी। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो हमेशा उसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसकी डोमेन फंक्शन की डोमेन के अंदर ही रहेगी। ओके सर। क्योंकि देखो कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और कोई चीज कहीं से कहीं तक अगर प्रेजेंट है तो उसके नीचे का एरिया तो हमेशा डिफाइंड होगा। तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस चीज को आप इंटीग्रेट करके लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं मना कर दे अपने अंदर वो लिमिट सब्स्टिट्यूट करवाने से, जिसकी वजह से उसका एरिया अंडर करवाएगा। अगर वो एरिया फाइनाइट है और डिफाइंड है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहो कि फंक्शन की डोमेन तो अलग है और जो इंटीग्रेशन करके आ रहा है उसकी डोमेन उसको चीर फाड़ करके बाहर निकल गई, उसमें सब्स्टिट्यूट ही करने को मना कर रही है वो वाले पॉइंट्स को। ऐसा कभी नहीं होगा। ओके सर। इस दौरान बच्चों ने फिर से चैट करना शुरू कर दिया मुझसे। मैं किसी की भी कोई चैट को नहीं पढ़ूंगा जब तक बच्चा अनम्यूट करके नहीं पूछेगा मुझसे। जिस किसी को भी पूछना है अनम्यूट करो और पूछो। Sir, हाँ, the answer will be same in both the cases, like in both the sort of yes, integration. exactly same, because Okay, in sir. both of them we are doing integration only. इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। एक में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा और एक में सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स रहेगा। उससे पहले तक का प्रोसेस दोनों केस में एग्जैक्टली आइडेंटिकल। Okay, sir. What is domain? व्हाट इज डोमेन? ये डोमेन वाला क्वेश्चन किस बच्चे ने पूछा था? सर मैंने पूछा था देवगुरु पाराशर ने। देवगुरु। तो देखो देवगुरु ने थोड़ा सा पहले से कुछ क्लासेस कर रखी हैं, इस वजह से उनको डोमेन वगैरह का आइडिया है। अब उस नए बच्चों को एक क्वेश्चन मिल गया पूछने के लिए कि डोमेन क्या होता है, तो आप बच्चे सब लोग डेफिनेशन लिख लें डोमेन की, कोई दिक्कत नहीं है।
A domain means what? What is the definition of domain? Set of values of x for which fx is defined. मैं दो एग्जांपल दे देता हूँ. एग्जांपल, किसी ने कहा fx बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो आपको क्या लगता है x पे क्या कंडीशन है? किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि डोमेन क्या होती है? सर क्या नाम है बेटा यस आपका? सर, अर्चित कुलश्रेष्ठ. अर्चित, ये बताओ स्क्वायर रूट ऑफ x में x पे क्या कंडीशन होती है? सर 1/, सर पावर 1/2 है. नहीं सर नहीं, पावर -1 नहीं होनी चाहिए. x की वैल्यूज यहाँ पे कौन सी अलाउड है? पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव. इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. यस सर. इसका मतलब x बिलोंग करना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी को. यस सर. यही इसकी डोमेन है, इस फंक्शन की यही डोमेन है. अर्चित अभी अनम्यूट मत करना. अर्चित, ये बताओ 1/x में x पे क्या कंडीशन है? सर कोई कंडीशन नहीं है. कोई कंडीशन नहीं है, पक्का? अर्चित कहाँ से हो? मथुरा से या ग्वालियर से? मथुरा से. मथुरा से. इंजीनियरिंग या मेडिकल? इंजीनियरिंग. 10th में कितने मार्क्स आएंगे मैथ्स में? सर अबव 95. अब 95. तो उन 95 की थोड़ी सी लाज रखो बेटा. ये 1/x में x के लिए क्या अलाउड नहीं है? 0. हाँ, अब तुमने 95 का हक अदा कर दिया. x नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0. तो ये इसकी डोमेन हो गई. इस फंक्शन के लिए ये डोमेन है, इस फंक्शन के लिए डोमेन. डोमेन का मतलब है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच fx इज डिफाइंड, और fx इज रियल, और fx मेक्स सेंस. Those values of x are called domain of fx. Yes sir. Clear? Yes sir. Yes. Anyone else want to ask anything? किसी और बालक या बालिका को कोई प्रश्न पूछना हो तो माइक अनम्यूट करें और अवश्य पूछें. Anything you want to ask, feel free to ask. ठीक है, तो एक सवाल और देते हैं आप लोगों को. x की पावर -4 + 2x + 3 इंटीग्रेशन. पहले इंटरप्रेट करके दिखाओ. चलो फिर इसमें हम लिमिट सब्स्टिट्यूट भी करवाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है जो आप लोगों को असाइनमेंट मिला है उसमें. ये x की पावर 4 नहीं है, -4 है बेटा, है ना? तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन x की पावर -4 dx
2 times integration of x dx plus 3 times integral 1 dx. So this will become x to power minus 4 plus 1 minus 4 plus 1 x की power 1 plus 1. ये x की power 0 है. 0 plus 1 divided by 0 plus 1. X to power minus 3 divided by minus 3. X square upon 2. X upon 1. Minus 1 upon 3 x to power minus 3. X square plus 3x. और एंड में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दे रहे हैं. प्लस 3x. तो सब जगह लग जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. And that's the answer. Hawaii blue hands. How many people got this answer on their own before I solved it on the board? Before I solved it on the board. How many people got this answer on their own before I solved it on the board? Before. सर हाँ बोलो बेटे. सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं. जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछेगा पहले अपना नाम अपने सरनेम के साथ प्रॉपर्ली बताएगा और फिर क्वेश्चन पूछेगा. हाँ मेरा नाम पुष्पेंद्र वारिया है सर. बोले. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखते हैं सर, अगर उसको नहीं भी रखेंगे तो फर्क पड़ता है सर? देखो ये मैटर ये नहीं है कि फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है. मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमारा आंसर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. कहने का मतलब ये है, किसी ने मुझसे पूछा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है. अगर मैं उससे कहूंगा कि मेरा आंसर है एक्स क्यूब बाई 3, तो वो मुझसे क्या कहेगा कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब तो ये आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है. लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तब भी ये आ रहा है. मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तब भी ये आ रहा है. मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तब भी ये आ रहा है. तो आप मुझे वो आंसर दो ना जो पूरा कंप्लीट आंसर हो. इसलिए हमने उनको एक कंप्लीट आंसर दे दिया है पहले से ही कि जो मन में आए. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो ले लो, लेकिन होना कांस्टेंट चाहिए जिसको डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 आ जाए, तो हमारा आंसर ज्यादा कंप्लीट है. ये तो बात पक्की है कि इसको डिफरेंशिएट करके यही आएगा, लेकिन इसको भी डिफरेंशिएट करके ये आएगा, इसको भी यही आएगा, इसको. तो एक जनरल आंसर कि जो कंप्लीट आंसर हो कि उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा. दैट इज मोर कंप्लीट आंसर. दैट इज व्हाई वी पुट सी ओवर देयर. ओके सर. और किसी को किसी शंका का समाधान करना हो? Anyone wants to ask anything, clarify any doubt? अच्छा, अब आपको इसमें इसी क्वेश्चन में इसको डेफिनेट का बना देते हैं और इसमें मैं अपनी तरफ से लिमिट्स दे देता हूँ. और लिमिट इज 1 to 2. ये करके दिखाया बच्चे. इसका आंसर निकाल के.
एक पहला आंसर आया है, किसी बच्चे ने बताया 121/24। लेट मी सी 1 to 2 इसमें क्या आएगा, -1/3x³ plus x² plus 3x from 1 to 2 -1/3 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 into 2 minus 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 3 into 1 2 2 are 4 8 3 are 24 4 4 plus 6 10 10 1/24 1/3 so 1/24 plus 10 minus 1 plus 3 4 4 minus 1/3 so 10 minus 4 will be 6 plus 1/3 minus 1/24 24 6 are 144 plus 8 minus 1 this will become equal to this equal to this equal to this equal to 151 on 24 पहला गलत आया था पुष्पेंद्र का, उसके बाद अनुष्का, गौरव, अर्श, अर्चित और पुष्पेंद्र का फिर बाद में ठीक आया। बाकी सब बच्चे देख लेंगे हमने क्या किया है। इंटीग्रल यही है, यही आएगा, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 से लेकर 2 तक। तो 2 पहले सब्स्टिट्यूट की जाएगी, अपर लिमिट x के प्लेस में 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 1 क्यूब 1 स्क्वायर दिस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इसके बाद का स्टेप यहाँ है, ये 8 3 are 24 6 plus 4 10 1 plus 3 4 3 into 1 3 10 minus 4 is 6 minus minus will be plus minus 24 LCM ले लिया 24 6 are 144 3 8 are 24 1 जा सिंप्लीफाई कर लिया 152 minus 1 will be 24 that's the answer। फिजिक्स में आप जो अगला चैप्टर पढ़ोगे वेक्टर्स के बाद वो होगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 3 टर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अगले 2-3 महीने तक। उनका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। पहले बताओ ये टर्म आपने पहले सुने हैं या फर्स्ट टाइम अभी सुने हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? आर यू हियरिंग दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम या 10 तक भी इनका जिक्र होता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का जिक्र तो होता है, लेकिन ये वो नहीं होते होंगे जो अब होंगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ लिया है, इसके बाद जो होगा वो नहीं होंगे वो। क्योंकि आपको याद है हम लोगों ने जब डेरिवेटिव पढ़ाया था, तो डेरिवेटिव पढ़ने से पहले भी आपको पता था कि रेट ऑफ चेंज क्या होती है। आपको पता था कि y2 minus y1 upon x2 minus x1 या x2 minus x1 upon t2 minus t1। लेकिन कुछ अलग था डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, s बार, जैसे वेक्टर्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट velocity is also vector, acceleration is also vector, acceleration, or all of them are functions of time। displacement हो, velocity हो, acceleration हो, all three of them are functions of time। function आपको समझ में आता है कि function of time मतलब like हम कह सकते हैं s बराबर
t square minus 2t plus 3. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कि अगर मैं टेबल बना दूं t इज इक्वल टू और s, तो t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ होगा, 1 पे कहाँ होगा, 2 पे कहाँ होगा, 3 पे होगा। सब बच्चे भरो जरा इस टेबल को। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है 3, 1 पे कितनी है 1 प्लस 3 माइनस 4 2, 2 पे कितनी है 4 प्लस 3 7 माइनस 4 3, 3 पे कितनी है 9 प्लस 3 12 माइनस 6 6। भरो जरा टेबल all of you। displacement as a function of time, displacement as a function of time, displacement, velocity and acceleration। कितने बच्चों ने भर लिया टेबल ब्लू हैंड? I want blue hands from everyone। displacement as a function of time, s as a function of time, t is equal to 0 0 0 3 1 2 3 6। is this clear? Displacement, velocity and acceleration। now when we want to come from displacement to velocity, what we do is velocity is derivative of displacement with respect to time, ds by dt। what is the relation between velocity and displacement? आप लोगों ने बचपन में या एक दो क्लास पहले पढ़ रखा है s2 minus s1 upon t2 minus t1। लेकिन ये क्या होता था? what is this? this is average rate of change, this is average velocity, average velocity। ये क्या है? instantaneous velocity। this one is instantaneous velocity। याद है मैंने आपको समझाया था डेरिवेटिव का मतलब कि डेल्टा t tends to 0। you can also write this thing as limit delta t tending to 0 delta s upon delta t। ये instantaneous rate of change है जहां पे टाइम इंटरवल इज अप्रोचिंग ऑलमोस्ट 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का एक छोटा और आसान नाम है ds by dt। that's what we call it। this is called instantaneous rate of change of displacement with respect to time। t is time, t is time। आप 9th 10th में क्या करते थे? change in displacement, change in time, rate of change, average velocity। अब क्या करेंगे? change in displacement है, change in time है, लेकिन वो change in time इतना स्मॉल बनाना है कि उसको इंस्टेंट बना देना है।
उसमें मदद कौन कर रहा है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन का नाम क्या है? ds by dt। एवरेज इंस्टेंटेनियस, एवरेज इंस्टेंटेनियस। रात को सोते वक्त, सुबह उठने के बाद याद करना 2-3 दिन, अपने दिमाग में थोड़ा एब्जॉर्ब कर लो उसको कि एवरेज अलग होता है, इंस्टेंटेनियस अलग होता है। अब तक कर रहे थे एवरेज, अब करेंगे इंस्टेंटेनियस। अब तक कर रहे थे मेमोरी बेस्ड पढ़ाई, अब करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई। मैं क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को अब वो मेरा मीनिंग समझ में आने लगा है जो मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था कि थियरी बेस्ड पढ़ाई और एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली एबल टू गेट सम मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट कि हाँ ऐसा एक्चुअल में हो रहा है? हम लोग 10th में जो पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई का फॉर्मेट अलग था और अब पढ़ाई का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। हाउ मेनी पीपल आर एबल टू, ब्लू हैंड्स, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली रियलाइजिंग दैट थिंग कि हाँ ऐसा करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अप्रोच? कि आप लोग वेक्टर्स के भी सवाल देख रहे होंगे फिजिक्स में, मैथ्स में आप देख रहे हो, अभी आगे और देखोगे तो there is a difference, there is a slight difference, there is not a slight difference, huge difference, and you need to change your approach. I told you in the beginning and I'll keep you telling as the time progresses, please change your approach, get into that zone where you are able to think independently, where you are able to think innovatively, where you are able to chew over the concepts. I gave you the example, the constant chewing of the concepts. जैसे हम अभी बता रहे हैं कि पहले आप करते थे एवरेज रेट ऑफ चेंज, अब आप कर रहे हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। Another very simple example can be, आप अपने घर से निकले, आप अपने स्कूल तक गए, कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, कि आपके स्कूल से घर तक का डिस्टेंस इतना है, उसको डिवाइड बाय कर दो जितना टाइम लगा जाने में। Someone is interested in knowing रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता है आपके स्कूल से घर जाने में। When you were crossing that petrol pump, when you were right in front of that petrol pump, what was your velocity? Now for finding that out, आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरवल को इंस्टेंट बनाना पड़ेगा। आपकी एवरेज वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। आपसे कोई ये पूछेगा कि भाई आप पेट्रोल पंप के सामने थे तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, आप हलवाई की दुकान के सामने थे तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, आप एक हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे थे वो उसके सामने आपकी वेलोसिटी कितनी थी, जब आपने अपनी गली से टर्न लिया उस समय आपकी वेलोसिटी कितनी थी, वो सब जानने में हमारी मदद करेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या डेरिवेटिव जो हम अभी कर रहे हैं। यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन होता है? एक्सेलरेशन बराबर dv by dt। Again, instantaneous velocity. This also you can write as limit delta t tending to 0, change in velocity upon change in time. अभी थोड़ी देर पहले हमने जब इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया था तब हमने आपको ये बताया था कि हाउ इंटीग्रेशन is a reverse process of differentiation. Remember? तो अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक आने के लिए मेरा टूल है डिफरेंशिएशन, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द टूल फॉर गोइंग फ्रॉम वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट? It has to be integration. And how it will be? Change in displacement will be given by integral of velocity from time interval t1 to t2. Change in displacement is integration of velocity
with respect to time between two time instant t1 and t2. Change in displacement from t1 to t2 is given by integral v dt from t1 to t2. कितने बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? ब्लू हैंड्स फास्ट. सर हाँ बोलो बेटे. तो सर इसका मतलब यही है ना, जैसे बचपन में हमको ग्राफ पढ़ाए थे वेलोसिटी टाइम के और डिस्प्लेसमेंट टाइम के, तो उसमें बताते थे डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी बताती है, या फिर वेलोसिटी टाइम की जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताती है। तो ये इसी के बेसिस पे है ना? यस, ये उसी के बेसिस पे. आप अपना नाम बताइए. देवगुरु। देवगुरु. हाँ एग्जैक्टली उसी बेसिस पे बेटा, एग्जैक्टली उसी बेसिस पे. उस समय लेकिन आपको ये चीजें नहीं बताई जाती थी, डी बाई डी टी और इंटीग्रल डी टी, ये सब नहीं बताया जाता था. ओके सर। अब ये भी बता दिया गया है. ओके करेक्ट, वेरी नाइस. सेम चीज है कि जब आपको एसटी ग्राफ बताया जाता था तो कहा जाता था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज वेलोसिटी, और जब आपको बीटी ग्राफ बताया जाता था तो एरिया अंडर कर्व, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. यस, वेरी मच. तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, मैंने बोल ही दिया ये बात. तो दिस इज slope of tangent in ST graph. Slope of tangent in ST graph. इसी तरीके से इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इसके लिए we can write area under curve in velocity time graph. Slope of tangent in ST graph, area under curve in velocity time graph. Similarly, इसके लिए क्या लिख सकते हैं? What will this be? This will be slope of tangent in velocity time graph, and the last one, Sir, bolo, the video is not clear. wait for the video to be uploaded soon after the lecture. Okay, sir. V2 minus V1 will be area under acceleration time graph from T1 to T2. Acceleration time graph, change in velocity. Change in velocity between the two instant T1 to T2 is integral ADT. And what will this represent? This will represent area under curve in acceleration time graph. Acceleration time graph.
सर हम्म सर यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जगह वेलोसिटी टाइम ही आना चाहिए। रेड मार्कर से लिखो। यहाँ पर ये सही सर। एरिया अंडर क्या लिखा हुआ है मैंने? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यस सर। तो यहाँ वेलोसिटी पर नहीं होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में था, वेलोसिटी डिपेंडेंट था, टाइम इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है और टाइम इंडिपेंडेंट है। एटी ग्राफ, क्योंकि देखो v और a का क्या रिलेशन था? a बराबर क्या था? dv by dt। यस सर। v को क्या करना पड़ा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। तो एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? से कहो। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आया डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस सर। तो एक्सेलरेशन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू गेट चेंज इन वेलोसिटी? वेलोसिटी टू गेट चेंज इन वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा? टाइम। टाइम, बिकॉज आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए। यस सर। अगर यहाँ पे d by dt है तो यहाँ पे इंटीग्रल dt होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ आना एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। यस सर। और किसी को कुछ पूछना हो? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ये चीज आप लोग जब भी काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू करोगे, then you will remember this class, then you will use these things very frequently। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वही लेंगे जो भी थोड़ी देर पहले लिया था, और इसी ग्राफ को पूरा इलस्ट्रेट करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या व्हाट इज हैपनिंग। आई विल ट्राई टू गिव यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये नाम आपके लिए नए नहीं है, यू नो देम ऑलरेडी। कि डिस्प्लेसमेंट मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी गए तो हमारा इनिशियल पॉइंट, हमारा फाइनल पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला एक वेक्टर, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एवरीबॉडी नोज दैट। वेलोसिटी कि किसी भी इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। और क्योंकि किसी इंस्टेंट पे बोल रहे हैं इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करके चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन वेलोसिटी। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात? जिससे कि हम आगे से फटाफट बढ़े। ब्लू हैंड्स फास्ट। अगर बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हो तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। एक एग्जांपल लेके चलते हैं और विल बी मेकिंग इट थ्रू। एक एग्जांपल से पूरा क्लियर होगा ये सब कुछ जो भी लिखाया गया। फॉर एग्जांपल है s बराबर p स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। इसको हमने डिफरेंशिएट किया ds बाई dt, क्या आएगा 2t माइनस 2। ये आ गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन dv बाई dt यानी कि d बाई dt ऑफ 2t माइनस 2, वो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0 मतलब 2। और अगर हम यूनिट्स मान लें, इसकी मीटर से, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कितने बच्चों को ये तीनों चीजें समझ में आ रही हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ब्लू हैंड्स प्लीज। Displacement, velocity, acceleration. Now let us make a table T
SVA. T is equal to 0, 1, 2, 3. Fill the entries. Displacement, velocity, acceleration. ये तो आप ऑलरेडी भर चुके हो, वहीं से भर लो जो पुराना वाला भरा हुआ है. डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 0, 1, 2, 3 मैंने लिखवाया हुआ है. वेलोसिटी में आपको भरना है. एक्सेलरेशन तो हर समय 2 ही है. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. Hence, this motion is constant acceleration motion. Displacement as a function of time is t square minus 2t plus 3. तो t is equal to 0 पे उसकी वैल्यू मैंने निकलवाई था 3 है, 1 पे वैल्यू 2 है, फिर से 3 है और 3 पे 9 3 12 minus 6 है. Velocity at 0 is minus 2. Velocity at 1 is 0. Velocity at 2 is 2 meter per second. 3 पे 6 minus 2 is 4. For all the people who are having some trouble in getting the video clear, my only advice would be keep a good data pack of a nice internet connection. By nice internet connection, we mean the speed should be sufficient enough, because you never know abhi aane wale time mein how many more weeks do we need. अभी मान लो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है 2 वीक से, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, यू नेवर नो. तो यू हैव टू हैव अ सॉलिड नेटवर्क एट होम so that your classes are conducted without any disturbances. इतनी जिम्मेदारी आप लोगों को खुद से निभानी पड़ेगी बेटा. जेकेएस क्लासेस एट द बेस्ट क्या कर सकता है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, बट गेटिंग अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, मेकिंग श्योर your internet connection has a network range where you are sitting, or getting an undisturbed lecture is something you will have to make some effort from your side as well. Talk to your parents, tell them how important it is to get a lecture where there is no disturbance at all, to get the proper understanding. Of course, we are providing you with the recorded lectures immediately after the lectures, or maybe sometime from the lectures. But then I can completely understand and empathize with you how annoying or frustrating or disappointing it can get when you are in a learning mode. You are trying to learn something, you are trying to absorb some concepts, and all of a sudden some video disturbance, some audio disturbance, it completely switches off your mood. It is really disheartening to operate in this manner. But then, believe me, we don't have any choice. We can't do anything about it. Whatever best possible we can do, we are already doing it. We'll keep on working at it. We are getting some suggestions like there is another way of conducting classes which is called GoToMeetings, in which there will be a platform where I will not be visible to you like I am visible right now, but then there will be a slide on which everything which I write will appear and my voice will come. And this kind of communication, and I can address your doubts also. But in this,
You will not be able to see me as if I am conducting a class. I will be writing something on the paper, saying something, explaining everything. But then that thing takes a very less amount of bandwidth. बहुत कम bandwidth में कम internet connection के साथ भी वो possible हो जाती है. How many people can imagine that kind of class? कितने बच्चे imagine कर पा रहे हो कि वैसे class चलेगी कि मतलब भाई हाँ ऐसे कोई slide पे लिख रहा है, वो slide आपकी screen पे visible है, साथ साथ में कोई person बोल रहा है, वो आपको सुनाई दे रहा है. And you are able to understand whatever is going on in the class, whatever is trying to be illustrated. Now tell me, how many of you feel that that method can actually be superior to this method of teaching? Genuinely, कितने बच्चों को लगता है कि वो method superior हो सकता है as compared to this, जो भी ऐसा इस समय चल रहा है? Or you can unmute the button and let me know your thoughts about it. So, हाँ. so I don't think so that it would be superior, because one of my friends, and she's having one elder brother who is also getting those same classes. But she was also telling that there is not much proper learning in those, because when we are interacting with the teacher, we are in most learning mode. But there you can only hear the voice and you can just see the whatever the content is written. That she was telling me that thing. You know, who is this? So this is me, Ekta. Ekta, I'll tell you something. I also share the same sentiment. The only thing is, the only difference I will say is कि हो सकता है वहां पर जो आपके फ्रेंड के एल्डर ब्रदर ने जो भी कुछ बताया है, वहां पर डाउट सॉल्विंग को शायद वो लोग उतना वो नहीं कर रहे होंगे, एनकरेज नहीं कर रहे होंगे कि मतलब कि डाउट्स कोई बच्चा पूछ रहा है तो वहां पे एक सिंपल सा ऑप्शन रहता है कि प्रेस. Actually, yes. Also depends upon the student who is learning the thing. Right. But then I think when you see the teacher and the board, it is altogether different kind of experience as compared to कि आप पूरे टाइम एक शीट को देखते रहो जिस पे कोई पर्सन लिख रहा है और कर्सर is moving and something is being written and some voice is coming from the background. So maybe that doesn't give the kind of impression which you have for a normal class. इसमें तो फिर भी ये हो रहा है कि भाई नॉर्मल फिजिकल क्लास की बजाय वो सब चीज आपको एक स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वो या whatever mode you have, iPad, whatever, but at least it is giving you a feel of class. And we at JKs are trying to make it as interactive as possible, as interactive, कि जितना ज्यादा आप लोग पूछोगे हम बताएंगे और वही चीज वही हमारा मोटो है. तो we'll see कि मतलब कि अगर वो चीज कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सके या ये चीज दे रही है. और यहाँ पे भी आई एम सीइंग द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी इज जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो देयर वर 54 स्टूडेंट, मतलब 54 टोटल पीपल थे कि मतलब मैं, प्रेम सर और बचे हुए 52 स्टूडेंट. एंड एज द क्लास हैज प्रोग्रेस्ड this number has gone from 54 to 49, 48, right now it is 45. So I wonder whether like there is a genuine internet connection problem with some people. But all of you must realize this fact. Make sure कि कुछ चंद 200, 300, 400 रुपए या 1000 रुपए के पीछे कि अगर आप एक बेटर इंटरनेट कनेक्शन अवेल कर सकते हो, ब्रॉडबैंड हो या हाई कैपेसिटी वाईफाई हो या 4G का अच्छा वाला पैक हो, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल यू पीपल, प्लीज ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि हमारे लिए आज की डेट में जब हम लोग लॉक्ड हैं अपने घरों में, ये मोबाइल या ये इंटरनेट कनेक्शन, it is the only source of learning for us. And the better it is, the best thing for us, because we do not have any other mode of communication with the teachers, with the institute. So please talk to your parents, tell them how important it is for your learning. 6 weeks have gone since 18th of March or 22nd of March. 6 weeks or 42 days have already been elapsed. We don't know how things will
phase out in the coming days, weeks or months. तो अगर अब तक आप लोगों के पास कोई अच्छा इंटरनेट कनेक्शन because of any reason ABC or XYZ नहीं आ पाया है, to get a very good internet connection is right now. सारा थर्ड के बाद से वैसे भी थोड़ा सा हल्का फुल्का मूवमेंट चालू होगा, एज इन की मतलब हो सकता है ये इंटरनेट कनेक्शन की जो कंपनीज हैं या मोबाइल की कंपनीज हैं वहां पर काम शुरू हो जाए, बिकॉज आई थिंक दिस इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज। तो वहां पे लोग आपकी बात को सुन सकते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अगर आपको कोई नया प्लान लेना हो वो दे सकते हैं। समवन वाज मेंशनिंग मी इन द सीनियर बैच 12th क्लास में कि कोई एक ऐप होता है TRAI ऐप, देयर इज सम ऐप कॉल्ड TRAI। उस ऐप से यू कैन गेट टू नो कि इन योर एरिया व्हिच इज द बेस्ट नेटवर्क कनेक्शन। बाय यूजिंग दिस ऐप you can get to know which is the best internet connection possible in your area, and accordingly you can procure that network, and maybe that will be the best thing for you people. तो वो चीजें कर सकते हैं। और किसी का कोई भी सजेशन हो, the suggestions are most welcome. Sir, हाँ sir, sorry for interrupting, but I want to say something. Sir, my father is well an internet service provider, so I can help. I will talk with my father. If anyone wants a better internet connection, so I will share his contact number. very nice, that's a beautiful thing. Which city, Gwalior or Mathura? From Mathura. Mathura. What's your name? Myself, Ekta. Ekta. So Ekta, बट what एक तो I आप हाँ बट एक तो आपको ही नेट का कनेक्शन प्रॉपर बेटा इतना प्रॉब्लम आती रहती है रेगुलर बेस पे। So I was facing the network issues when I was using my mobile data. नहीं तो Actually, वो इशू तो बेटा आपको भी आता है ना, तो पहले सॉर्ट आउट no, अपना भी sir. कीजिए। Actually, I'm just giving a suggestion. If anyone knows. anyway आप प्रेम सर देख सकते हैं, फिर भी इनके पापा का नंबर जो भी हो मतलब बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी कुछ हो इनका सजेशन है, कोई बात नहीं। लेट्स सी, मतलब हमें तो मेनली ये है कि हर बच्चे के पास एक थोड़ा सा सॉलिड